टीपू सुल्तान मैसूर का शेर 20 नवंबर 1750 को पैदा हुए थे। उनका जन्म स्थान देवनहल्ली था, जो बेंगलोर के पास एक गांव है। उनके पिता हैदर अली एक शक्तिशाली सेनापति थे। हैदर अली आगे चलकर मैसूर राज्य के शासक बने। टीपू सुल्तान ने शाही शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने सैन्य रणनीति, इतिहास और राजनीति सीखी। वे कई भाषाओं में पारंगत थे, जिनमें फारसी, अरबी और कन्नड़ शामिल हैं। टीपू ने कम उम्र में ही नेतृत्व और सैन्य कौशल का परिचय दिया। वह कम उम्र में ही अपने पिता के साथ सैन्य अभियानों पर भी गए। युद्ध और शासन के इस शुरुआती अनुभव ने टीपू सुल्तान के चरित्र को आकार दिया। वे एक बहादुर योद्धा और एक चतुर रणनीतिकार बने। यही गुण उन्हें आगे चलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक दुर्जय विरोधी बनाएंगे। 1782 में टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली की मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठे। उन्हें एक ऐसा राज्य विरासत में मिला जो पहले से ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक भयंकर संघर्ष में लगा हुआ था। अंग्रेज भारत में तेजी से अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे और मैसूर उनकी महत्वाकांक्षाओं में एक बड़ी बाधा के रूप में खड़ा था। टीपू सुल्तान अपने पिता की विरासत को जारी रखने के लिए दृढ़ थे। वे ब्रिटिश खतरे की गंभीरता को समझते थे। उन्होंने तुरंत मैसूर की सुरक्षा को मजबूत करना और अपरिहार्य संघर्ष की तैयारी शुरू कर दी। वे जानते थे कि उनके राज्य और वास्तव में भारत का भविष्य दांव पर लगा है। उनका शासनकाल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल था। वे उन कुछ भारतीय शासकों में से एक थे जिन्होंने ब्रिटिश खतरे की असली प्रकृति को समझा। जब अन्य शासक अंग्रेजों के साथ गठबंधन करने में व्यस्त थे, टीपू सुल्तान ने उनकी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं को पहचान लिया। उन्होंने विरोध का रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जो अंततः उनकी शहादत का कारण बना और उन्हें भारतीय नायकों के पंथ में जगह दिलाई। टीपू सुल्तान केवल एक सैन्य कमांडर ही नहीं थे, वे एक दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने कई प्रशासनिक सुधार लागू किए जिनका उद्देश्य अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाना और अपने राज्य को मजबूत करना था। वे समझते थे कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध करने के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था और एक संतुष्ट जनता आवश्यक है। उन्होंने एक नई भूमि राजस्व प्रणाली शुरू की। ये प्रणाली भूमि उत्पादकता के अधिक न्यायसंगत मूल्यांकन पर आधारित थी। उन्होंने रेशम बुनाई और जहाज निर्माण जैसे उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित किया। उन्होंने व्यापार और कृषि को बढ़ावा देते हुए सड़कें, पुल और सिंचाई नहरें भी बनवाईं। उनके सुधार केवल अर्थशास्त्र तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने एक नया कैलेंडर स्थापित किया और नए सिक्के पेश किए। उन्होंने सरकारी प्रशासन में स्थानीय भाषा कन्नड़ के उपयोग को भी बढ़ावा दिया। यह कदम फारसी को आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल करने की प्रचलित प्रथा से हटकर था। इसने उनके लोगों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उनकी संस्कृति के प्रति उनके सम्मान को दर्शाया। टीपू सुल्तान एक मजबूत सेना के महत्व में दृढ़ विश्वास रखते थे। वे जानते थे कि तकनीकी रूप से उन्नत ब्रिटिश सेना के खिलाफ खड़े होने के लिए उन्हें अपनी सेना का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है। उन्होंने सैन्य अनुसंधान और विकास में भारी निवेश किया। उन्होंने तोपों, बंदूकों और यहां तक कि रॉकेट बनाने के लिए कारखाने स्थापित किए। वे नौसैनिक शक्ति के महत्व को समझते थे। उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया जिसने समुद्र में ब्रिटिश प्रभुत्व को चुनौती दी। उन्होंने कई किले भी बनवाए और मौजूदा किलों की किलेबंदी को मजबूत किया। उन्होंने अपने युद्ध कौशल में यूरोपीय सैन्य रणनीतियों को शामिल करते हुए नई सैन्य रणनीति और संरचनाएं पेश की। मैसूर सेना के आधुनिकीकरण के उनके प्रयास उल्लेखनीय थे। यहां तक कि उनका अपना शस्त्रागार भी था जहां रॉकेट विकसित किए गए थे। ये रॉकेट, हालांकि आधुनिक मानकों के हिसाब से प्राथमिक थे, अपने समय के लिए बेहद प्रभावी थे। उन्होंने अपने दुश्मनों के दिलों में डर पैदा किया और उनके सैन्य कौशल का प्रतीक बन गए। भाग 5, टाइटन्स का पहला संघर्ष, पहला मैसूर युद्ध। पहला एंग्लो मैसूर युद्ध, जो 1617 और 1667 के बीच हुआ था, मैसूर राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच पहला बड़ा संघर्ष था। यह युद्ध अंग्रेजों की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और दक्षिण भारतीय राज्यों के मामलों में उनके हस्तक्षेप का परिणाम था। इस युद्ध में टीपू सुल्तान ने एक सैन्य कमांडर के रूप में अपनी योग्यता साबित की। उन्होंने अविश्वसनीय साहस और कौशल के साथ मैसूर की सेना का नेतृत्व किया। पूरे संघर्ष के दौरान उन्होंने ब्रिटिश सेनाओं पर कई हारें थोपीं। टीपू सुल्तान उन क्षेत्रों में से कुछ पर फिर से कब्जा करने में भी कामयाब रहे जो उनसे हार गए थे। 1768 में मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर के साथ युद्ध समाप्त हो गया।
हालांकि संधि के परिणाम स्वरूप मैसूर ने अपने कुछ क्षेत्र ब्रिटिशों को सौंप दिए, लेकिन यह एक तरह से टीपू सुल्तान के लिए एक नैतिक जीत थी। उन्होंने अंग्रेजों को दिखा दिया था कि वे अजेय नहीं हैं। संधि ने उनके राजनयिक कौशल को भी उजागर किया, क्योंकि उन्होंने इसका इस्तेमाल समय निकालने और भविष्य के अपरिहार्य संघर्षों के लिए अपनी ताकत का पुनर्निर्माण करने के लिए किया था। भाग 6। तूफान से पहले की शांति सांस लेने की जगह और तैयारी। मद्रास की संधि ने मैसूर और अंग्रेजों के बीच शत्रुता को अस्थायी रूप से रोक दिया। हालांकि टीपू सुल्तान जानते थे कि शांति नाजुक है। उन्होंने इस अवधि का उपयोग अपने राज्य की सुरक्षा को मजबूत करने, उसकी अर्थव्यवस्था में सुधार करने और गठबंधन बनाने के लिए किया। वे समझते थे कि अंग्रेज एक अस्तित्वगत खतरा पैदा करते हैं। वे अन्य शासकों के पास पहुंचे, उनसे आम दुश्मन के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह किया। यहां तक कि उन्होंने फ्रांस और तुर्की में भी दूत भेजे, उनका समर्थन मांगा। उनका मानना था कि ब्रिटिश महत्वाकांक्षाओं को विफल करने के लिए एक संयुक्त मोर्चा आवश्यक है। अंग्रेजों के खिलाफ गठबंधन बनाने के उनके प्रयास बड़े पैमाने पर असफल रहे। अधिकांश भारतीय शासक अल्पकालिक लाभ या आंतरिक प्रतिद्वंद्विता से अंधे होकर खतरे की गंभीरता को पहचानने में विफल रहे। उन्होंने या तो खुद को अंग्रेजों के साथ जोड़ लिया या तटस्थ रहे, एक ऐसा फैसला जिसका उन्हें बाद में पछतावा होगा। भाग 7। बाघ का पंजा वापस। दूसरा मैसूर युद्ध। दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक तब शुरू हुआ जब अंग्रेजों ने मद्रास की संधि का उल्लंघन करते हुए मैसूर पर हमला किया। यह युद्ध टीपू सुल्तान की सैन्य प्रतिभा और ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध करने के उनके अटूट दृढ़ संकल्प का प्रमाण था। इस युद्ध में भारतीय धरती पर लड़ी गई कुछ भीषण लड़ाइयां देखी गईं। टीपू सुल्तान ने नवीन सैन्य रणनीति का प्रयोग किया और अपने दुर्जेय तोपखाने का उपयोग करते हुए अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुंचाया। युद्ध 1788 में मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ। मंगलौर की संधि टीपू सुल्तान के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी। इसने अंग्रेजों को मैसूर की संप्रभुता को मान्यता देने के लिए मजबूर किया। इसने उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप में एक प्रमुख शक्ति के रूप में भी स्थापित किया। हालांकि संधि एक अस्थायी राहत साबित हुई। झटके से तिलमिलाए अंग्रेज पहले से ही अपना बदला लेने की साजिश रच रहे थे। भाग 8। अवज्ञा की कीमत। तीसरा मैसूर युद्ध और श्रीरंगपट्टनम की संधि। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक मैसूर और अंग्रेजों के बीच संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह युद्ध अंग्रेजों द्वारा एक तुच्छ बहाने से शुरू किया गया था और उन्होंने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विश्वासघात और छल का इस्तेमाल किया। युद्ध में अंग्रेजों ने लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया। बहादुरी से बचाव के बावजूद टीपू सुल्तान को शांति के लिए मुकदमा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। युद्ध 1797 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के लिए एक अपमानजनक झटका थी। उन्हें अपने आधे राज्य को अंग्रेजों और उनके सहयोगियों को सौंपना पड़ा। उन्हें भारी युद्ध क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए भी मजबूर किया गया था। संधि ने मैसूर के प्रतिरोध की कमर तोड़ दी और दक्षिण भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का मार्ग प्रशस्त किया। भाग 9। अंतिम स्टैंड। चौथा मैसूर युद्ध और बाघ का अंत। 1799 में चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ टीपू सुल्तान के बहादुर संघर्ष का अंतिम अध्याय था। यह युद्ध ब्रिटिश विश्वासघात और क्षेत्र के लिए उनके अतृप्त लालच का प्रमाण था और उन्होंने मैसूर पर बड़ा हमला किया। टीपू सुल्तान पिछले युद्ध से कमजोर होने और अपने ही कुछ आदमियों द्वारा धोखा दिए जाने के बावजूद बहादुरी से लड़े। 4 मई 1799 को अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए वे लड़ते हुए मर गए। उनकी मृत्यु ने एक युग के अंत और भारत में ब्रिटिश वर्चस्व की शुरुआत का प्रतीक था। टीपू सुल्तान की मृत्यु भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। वे एक दूरदर्शी शासक, एक कुशल सैन्य कमांडर और अपनी मातृभूमि के कट्टर रक्षक थे। उनकी मृत्यु ने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का मार्ग प्रशस्त किया। उन्हें एक राष्ट्रीय नायक, विदेशी शासन के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है।